Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का केमिस्ट्री। मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली एंड ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। आज का ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 6। आज हमें देखना है केमिस्ट्री ऑफ नोटेबल कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। ऐसे कुछ कंपाउंड है, नोटेबल कंपाउंड है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला हमें देखना है बोरैक्स कहा जाता है, तो बोरैक्स का वो डिटेल में देखेंगे हम। दूसरा हम देखेंगे सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है, तो उसे हम देखेंगे। उसके साथ तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे अमोनिया, NH3। अमोनिया तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो अमोनिया को डिटेल में देखेंगे। तो इन तीन को देखना है हमें डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ द नोटेबल कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखने केमिस्ट्री ऑफ नोटेबल कंपाउंड। जो नोटेबल कंपाउंड है ग्रुप 13, 14, 15 एलिमेंट्स के, उनके कंपाउंड देखने हैं। तो तीन हमें देखने हैं, आपके सिलेबस में तीन है। पहला हमें देखना है बोरैक्स, Na2B4O7 उसका फॉर्मूला है। उसके बाद सिलिकॉन एक पॉलीमर है, और तीसरा हमें देखना है अमोनिया। तो इन तीनों का हमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन देखना है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बोरैक्स जो होता है वो क्या होगा। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि गिव मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन बोरैक्स। जो क्रिस्टलाइन बोरैक्स है उसका क्या करो, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखो। तो देखो क्रिस्टलाइन बोरैक्स हमेशा आता है ये क्वेश्चन। क्रिस्टलाइन बोरैक्स जो है उसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है देखो, Na2B4O7 10H2O, ये एक फार्मूला है। और दूसरा एक फार्मूला लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। Na2B4OH4 8H2O, तो ये दूसरा फार्मूला है उसका। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लिखो, दोनों सेम ही है, तो कोई भी लिखा तो भी क्या है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक तो ये लिखो, या ये ज़्यादा इजी वाला है क्योंकि ये हमें प्रिपरेशन में भी देखना है। तो फार्मूला याद रखो और साथ में 10H2O ज्वाइन कर दो। ओके, बोरैक्स नेचुरली नेचुरली टिंकल होता है, विच कंटेन अबाउट 90% ऑफ बोरैक्स। तो ये कहाँ पे फाउंड हुआ था, जो इनलैंड होते हैं, इनलैंड के लेक से इंडिया में, उसके बाद तिब्बत में या कैलिफोर्निया US में, तो वहाँ पे बोरैक्स मिलता है। तो चलो इसका प्रिपरेशन देखना है हमें बोरैक्स का। तो बोरैक्स जो एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन का, तो बोरॉन का कंपाउंड है जिसे बोरैक्स कहा जाता है। तो इसका प्रिपरेशन देखो, हमेशा क्वेश्चन आता है हाउ बोरैक्स ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल कैलेमेनाइट। कैलेमेनाइट एक वाइट क्रिस्टलाइन मिनरल होता है, वाइट कलर का होगा, क्रिस्टल का होगा, उससे बनाया जाता है बोरैक्स को। तो क्या होगा देखो इस रिएक्शन में, कि जो कैलेमेनाइट है सोडियम कार्बोनेट के साथ इसे हीट किया जाएगा, तब बोरैक्स में बनता है। बोरैक्स के साथ सोडियम मेटाबोरैक्स बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये तीन प्रोडक्ट क्या होंगे यहाँ पे फॉर्म होंगे। ओके, तो जो मिनरल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल जिसमें यूज़ होता है वो होता है कैलेमेनाइट। ये एक क्या होगा, वाइट क्रिस्टलाइन मिनरल है। इसको बॉईल किया जाता है सॉल्यूशन के साथ, किसके, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ, तब यहाँ पे क्या है, ये बोरैक्स फॉर्म होता है। तो अभी हमें देखना है प्रिपरेशन, लेकिन प्रिपरेशन से पहले जो हमने प्रॉपर्टीज देखने हैं, प्रिपरेशन हमने देखा, उस पर आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। अ कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल कैलेमेनाइट बाय बॉइलिंग विद द सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। राइट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड यूज्ड इन इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। उस कंपाउंड का नाम बताना है, तो कौन सा कंपाउंड बनता है उससे, बोरैक्स। और जो प्रिपरेशन की रिएक्शन हमने लिखी थी वही वापस आप क्या करोगे, लिख दोगे। ओके, अभी हमें देखनी है प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है कि ये बोरैक्स जो होता है ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो वाइट
क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये पहली प्रॉपर्टी उसकी कि वाइट कलर का होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, और क्रिस्टलाइन क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, जो बोरैक्स होता है जब इसे डिजोल्व होता है वाटर में और ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा देखो दूसरी प्रॉपर्टी। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगा, ये जो बोरैक्स होगा क्या फॉर्मूला था, Na2B4O7, जब इसे वाटर के साथ डिजोल्व कर दोगे, वाटर मिक्स कर दोगे इसमें, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्वाइस ऑफ NaOH फॉर्म होता है, उसके साथ 4H3BO3 फॉर्म होता है, दिख रहा है ना। ओके, ये फॉर्म होता है, तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड है और ये क्या है, NaOH। तो यहाँ पे NaOH फॉर्म हुआ है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक होगा सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, ये जो बोरैक्स है, बोरैक्स को जब वाटर में डिजोल्व कर दोगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन। तो इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, व्हाई एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज अल्कलाइन। जो एक्वियस सॉल्यूशन है बोरैक्स का वो अल्कलाइन क्यों है, 2 मार्क के लिए आता है। तो क्या होगा आंसर, ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ जब रिएक्शन करोगे तब, ऑन हाइड्रोलिसिस बोरैक्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग NaOH। ये NaOH का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके, जो अल्कलाइन होता है नेचर में, और एक उसके साथ क्या बनता है, यहाँ पे वीक एसिड बनता है, H3BO3 क्या है, एक वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होने की वजह से सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है या फिर अल्कलाइन होता है नेचर में। तो ये, और नीचे क्या लिखोगे, ये रिएक्शन लिख दोगे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि जिसे बोरैक्स को जब हीट किया जाता है, तो देखो बोरैक्स को हीट किया जाएगा तो Na2B4O7 10H2O इसका फॉर्मूला था, राइट। इसे जब हीट किया जाएगा स्ट्रांगली, तो पहले क्या करेगा, इसमें जो वाटर प्रेजेंट है वाटर को वो लूज कर देगा और ड्राई बन जाएगा। ओके, वापस इसे और हीट करोगे तो ये क्या होगा, ये फॉर्म करेगा ट्वाइस ऑफ NaBO2 एंड B2O5 O3। ओके, इसे कहा जाता है बोरैक्स बीड। ग्लास जैसा मटेरियल होता है तो इसे क्या कहा जाएगा, बोरैक्स बीड कहा जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन बोरैक्स इज हीटेड स्ट्रांगली। जब बोरैक्स को आप क्या करोगे, स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा यहाँ पे। ओके, तो देखो बोरैक्स को जब हीट किया जाता है स्ट्रांगली तब क्या होता है, बोरैक्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ऑन हीटिंग बोरैक्स क्या करता है, अपने साथ जो वाटर मोलिक्यूल है उनको क्या कर देगा, लूज कर देगा। वो क्या होंगे, स्पेल आउट होंगे, गैस या वेपर्स के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद भी फर्दर हीटिंग करते हो तो ये मेल्ट हो जाता है, ये सॉलिड है, मेल्ट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट लिक्विड में। तो ये मेल्ट होता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड के फॉर्म में, क्या होगा, मेल्ट होगा, जो लिक्विड ग्लास जैसा दिखेगा। ओके, तो ग्लास लाइक मटेरियल फॉर्म होता है, उसे क्या कहा जाता है, बोरैक्स बीड। बीड मतलब ग्लास लाइक मटेरियल। तो ये आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोरिक अनहाइड्राइड होता है ये, और ये सोडियम मेटाबोरेट क्या होता है, फॉर्म होता है। इसे हम कहेंगे अनहाइड्रस बोरैक्स। अनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर के कंटेंट नहीं है। तो क्या होगा, बोरैक्स को जब पहले हीट करोगे तो वाटर मोलिक्यूल उससे रिमूव होंगे, फिर स्ट्रांगली हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनता है, बोरैक्स बीड बनता है। मतलब एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा, ग्लास लाइक मटेरियल, उसे क्या कहा जाएगा, बोरैक्स बीड कहा जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो क्या होगा, बोरैक्स बीड टेस्ट क्या होती है वो भी देख लेते हैं। ये क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है बोरैक्स बीड टेस्ट। इसे हमें एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क के लिए आता है। तो क्या होगा, यहाँ पे बोरैक्स को जब हीट किया जाएगा बर्नर पे तो क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, जो फ्लेम होती है COO जो प्लैटिनम वायर पे वो ब्लू कलर की कर देता है। तो क्या होगा, यहाँ पे COO ये क्या होगा, B2O3 के साथ रिएक्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, COBO2 ट्वाइस होगा। ये क्या है, इसे कहा जाता है
कोबाल्ट, ये CO है, कोबाल्ट क्या होगा ये मेटाबोरेट। और ये ब्लू कलर का बीड होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट ही होगा लेकिन कलर क्या है, वाइट नहीं होगा, अभी क्या होगा ब्लू होगा। ये होगा आपका बोरिक अनहाइड्राइड और ये होगा कोबाल्ट ऑक्साइड। तो क्या है बोरैक बीड टेस्ट, देखो बीड मीन्स द बोरैक बीड मीन्स द ग्लास लाइक मटेरियल कंसिस्टिंग सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक अनहाइड्राइड, इन दोनों का मिक्सचर होता है, अभी हमने लास्ट टेस्ट में देखा। इसे यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द कलर ट्रांजिशन मेटल आयन। तो जो कलर ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट कलर सॉल्ट फॉर्म करते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उसी टेस्ट को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बोरैक्स बीड टेस्ट। तो ये जो कोबाल्ट है ये भी एक ट्रांजिशन मेटल है, D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसकी टेस्ट जब इसके साथ इसे हीट किया जाएगा तब क्या करता है, ये कोबाल्ट मेटाबोरेट फॉर्म करता है जो कि एक ब्लू कलर का, ब्लू कलर आ गया इस ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक मटेरियल को। ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, प्रेजेंट है। तो इसे कहा जाएगा बोरैक्स बीड टेस्ट। तो बोरैक्स बीड टेस्ट किस लिए यूज़ की जाती है, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके कलर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ब्लू कलर आया तो वो इंडिकेट क्या कर रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट है जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल मतलब D ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है जो क्या है, कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं। तो इन मेटल के पास D ब्लॉक होता है, D ऑर्बिटल होता है, वैकेंट D ऑर्बिटल, इसलिए ये क्या है, कलर्ड अलग अलग कलर देते। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ब्लू कलर, मतलब हमारा जो ग्लास जैसा मटेरियल था ट्रांसपेरेंट वो क्या हो चुका है, ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमें देखनी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सरसाइज में भी पूछी गई है। क्वेश्चन क्या है सुनो, आप लोग टेक्स्ट बुक में देख भी सकते हो। गिव द टेस्ट दैट यूज टू डिटेक्ट द बोरेट रेडिकल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें बोरेट रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होती है, तो उस टेस्ट को यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। तो क्या होगा, बोरेक्स व्हेन हीटेड विद द इथिल अल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे प्रोड्यूस द होलाटाइल वेपर। होलाटाइल मतलब जो क्या होंगे, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, ऑफ द ट्राई इथिल बोरेट एंड विच बर्न विद द ब्लू एज फ्लेम। तो फ्लेम का कलर जैसे ही ब्लू हो जाए, जो गैस होगा गैस का कलर ब्लू हो जाए, तो ये समझ लेना है कि यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जो Na2B4O7 होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोरैक्स कहते हैं, इसे हीट किया जाता है H2SO4 के साथ पहले, ओके। ये क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड, कौन सा एसिड ये, सल्फ्यूरिक, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब इसे हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है Na2SO4 एंड 4H3BO3। तो ये है ऑर्थोबोरिक एसिड, एक वीक एसिड, और ये है सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट बनते। ये हो गई पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या होगी, दिखेगी क्या, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, देखो ये जो होगा H3BO3, ये क्या होगा, ये किसके साथ रिएक्ट होता है, C2H5OH के साथ, मतलब इथिल अल्कोहल के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इथिल अल्कोहल। जब ये इथिल अल्कोहल के साथ हीट होता है तो यहाँ पे बनता है BOC2H5 ट्वाइस प्लस थ्राइस ऑफ H2O। ये है ट्राई इथिल बोरेट। ये ट्राई इथिल बोरेट जब फॉर्म होता है तब जो फ्लेम होती है, गैस की फ्लेम, वो कौन से कलर की बर्न होती है, ग्रीन कलर की। तो जैसे ही ग्रीन कलर का एज, मतलब देखो गैस का बर्नर ऐसे है, ऐसे बर्न हो रहा है, तो ये जो साइड की एज होगी, ये एज क्या होगी, ग्रीन कलर की दिखने लगेगी। वो ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है, ये कंपाउंड फॉर्म हो चुका है, इसका मतलब बोरैक्स क्या है, बोरेट रेडिकल क्या है, प्रेजेंट है। तो बोरेट रेडिकल प्रेजेंट है या नहीं है दिए हुए कंपाउंड में, ये आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है।
तो ये जो रिएक्शन दिखाई गई है ये यूज़ की जाएगी फॉर डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द बोरेट रेडिकल। तो बोरेट रेडिकल होता कौन सा है, तो होता है BO3 3-। तो ये बोरेट रेडिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो कोई भी केमिकल आपको दिया तो केमिकल थोड़े ही बताएगा मेरे मुझ में बोरेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग टेस्ट से ही क्या करना पड़ेगा, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये बोरैक्स में पहले H2SO4 को ऐड करते हैं, फिर ये प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद उसी में इथिल अल्कोहल को ऐड करते हैं। अगर बोरैक्स प्रेजेंट हुआ तो जो फ्लेम होगी वो ब्लू कलर की बर्न होगी, मतलब क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ट्राई इथिल बोरेट फॉर्म हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है कि बोरैक्स आयन या बोरेट आयन क्या है, आपके दिए हुए केमिकल में प्रेजेंट है। तो ये डिटेक्शन टेस्ट है। चलो अभी हमें बोरैक्स की यूजेस देखने हैं, एप्लीकेशन भी कह सकते हो। तो देखो क्या क्या यूजेस है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, राइट द यूजेस ऑफ बोरैक्स और गिव द यूजेस ऑफ बोरैक्स। तो सबसे पहला यूज है, इसे यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर ऑप्टिकल एंड हार्ड बोरोसिलिकेट ग्लास। तो जो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है उसे बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट बीड को फॉर्म करता है। दूसरा पॉइंट है, इसे यूज़ किया जाता है एज अ फ्लक्स। फ्लक्स मतलब जो इम्प्योरिटी को रिमूव करेगा। तो इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन होने वाला केमिकल क्या होता है, फ्लक्स। कहाँ पे, जो सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग पता होगी आप लोगों को, और उसके साथ साथ वेल्डिंग प्रोसेस जो होती है, दोनों जगह पे इसे फ्लक्स के तौर पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है टू क्लीन द सरफेस। जो मेटल के सरफेस होंगे वो क्लीन करने के लिए। ये जो बोरैक्स होता है ये क्या होता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। तो माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो भी मेडिकल सोप होते हैं तो मेडिकल सोप में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया को किल करता है ये। तो मेडिकल सोप में इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसे यूज़ किया जाता है फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द बोरैक्स बीड टेस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल है, कलर ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए जो बोरैक्स बीड टेस्ट है उसमें इसे यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट 5th जो यूज़ है इसका, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5th यूज़, इसका यूज़ है जो ब्राइटनर होते हैं इन वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर का जो ब्राइटनर होगा उसमें इसे यूज़ किया जाता है। वॉशिंग पाउडर में यूज़ किया जाएगा ताकि कपड़े क्या हो जाए, ब्राइट दिखने लगे। तो बोरैक्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इम्प्योरिटी के साथ क्या होता है, खुद इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन होके इम्प्योरिटी को सरफेस से क्या करेगा, सेपरेट करेगा। इसीलिए वॉशिंग पाउडर में भी इसे यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द क्लॉथ। तो ये इसके यूज़ है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल हार्ड बोरोसिलिकेट ग्लास। It is used as flux in soldering and welding. It is mild antiseptic, so used in preparation of medical soap. It is used in qualitative analysis for borax bead test, and it is used as a brightener in the washing powder. तो ये इसके क्या है, यूजेस है। 5 में से कोई भी 4 याद कर लो। सेकंड हमें देखना है सिलिकॉन। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर सिलिकॉन, वेयर दे आर यूज्ड। ओके, तो यूजेस से पहले हम सिलिकॉन क्या है वो देख लेते हैं। तो सिलिकॉन क्या होता है, एक ऑर्गेनो सिलिकॉन होता है, पॉलीमर ही है। पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन कंपाउंड है। यहाँ पे क्या है इसका फॉर्मूला, R2SiO। ये क्या है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, जहाँ पे R क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, या फिर C6H5, मतलब ऐसी रिंग भी हो सकती है, बेंजीन रिंग जिसे कहा जाता है। एज अ रिपीटिंग यूनिट, ये यूनिट क्या होगा, कंटिन्यूअस क्या होगा, रिपीट होगा। एंड हेल्ड टुगेदर बाय, दो हेल्ड क्या होगा, ये यूनिट क्या करेगा, हेल्ड करेगा कौन से लिंकेज को, इस लिंकेज को। मतलब इसके बाद CH3 आएगा, वापस क्या होगी, ये लिंक रिपीट होगी, या फिर यहाँ पे C6H5 आएगा, ये लिंक वापस क्या होगी, रिपीट होगी। तो ऐसे रिपीटिंग यूनिट से ये बनता है, एक लॉन्ग चेन कंपाउंड होगा, ये एक पॉलीमर है। तो इसे कहा जाएगा सिलिकॉन। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला ये क्या है, R2SiO। ओके, और जो कीटोन होते हैं, कीटोन का इंपेरिकल फॉर्मूला होता है R2CO। तो ये क्या है, कीटोन जैसा ही है, इसीलिए इसको नाम दिया गया सिलिकॉन। ओके, तो कीटोन, तो देखो ONE है लास्ट में, इसका भी ONE है।
तो ये थोड़े थोड़े क्या है, सिमिलैरिटी कीटोन जैसी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, सिलिकॉन नाम दिया गया। तो सिलिकॉन क्या लिखोगे, आर द ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स हैविंग R2SiO, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, जहाँ पे R क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C6H5 हो सकता है। एक रिपीटिंग यूनिट होगा, ये रिपीटिंग यूनिट क्या करता है, इस लिंक को क्या करता है, एक दूसरे के साथ क्या करता है, ज्वाइन करता है, उसे हम क्या कहेंगे, सिलिकॉन कहेंगे। और थोड़ा थोड़ा कीटोन जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ा, सिलिकॉन। इसमें सिलिकॉन प्रेजेंट है, इसीलिए सिलिकॉन नाम दिया गया इसे। ओके, अभी हमें देखने एप्लीकेशन और यूजेस, जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो यूजेस देखते हैं इसके। तो देखो यूजेस क्या है, फर्स्ट यूज होगा इसका, इट इज़ द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इंसुलेटिंग मतलब ये क्या है, बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसे यूज किया जाता है एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे इसे क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ओके, ये रबर और प्लास्टिक जैसा है, हीट को पास नहीं करता। दूसरा है, इसे यूज किया जाता है वाटर प्रूफिंग में, किसके, जो फैब्रिक होते हैं उनके। तो वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक, तो फैब्रिक्स के वाटर प्रूफिंग में इसे यूज किया। इसका लेयर अगर ऊपर आया तो फैब्रिक वाटर को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। तीसरा, इसे यूज़ किया जाता है एज अ सीलेंट। तो सीलिंग मटेरियल जो होता है, जहाँ पे भी सीलिंग मटेरियल की कहीं जहाँ पे भी सील करना पड़ता है, तो सीलिंग मटेरियल पे इसे यूज़ किया जाता है। ट्रांसपेरेंट आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से सील हुआ होता है, तो एज अ सीलेंट इसे यूज़ किया जाता है। फोर्थ है, ये क्या होता है, इसे यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, दो जो मूविंग सरफेस होते हैं उन मूविंग सरफेस का फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। जब भी मशीन पार्ट या मेटल पार्ट है दोनों एक दूसरे पे स्लाइडिंग है, तो ये अगर कंटिन्यूस मूव होते रहे तो ये मेटल इस मेटल पे क्या होगा, घिसेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मशीन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेटल की साइज़ कम हो जाएगी, करोजन होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो वहाँ पे लुब्रिकेंट, जैसे ग्रीस और ऑयल को यूज़ किया जाता है, वैसे सिलिकॉन को भी लुब्रिकेंट के तौर पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ग्रीस, आपके कार के डोर में देख सकते हो, तो ग्रीस लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो जो मेटल है, जब भी डोर ओपन होता है क्लोज होता है, कंटिन्यूस मेटल एक दूसरे पे घिसते हैं, वो जो फ्रिक्शन है उसे अवॉइड करने के लिए उसे यूज़ किया गया है ग्रीस को। तो एक लुब्रिकेंट है वो। तो सिलिकॉन को भी लुब्रिकेंट के तौर पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर में। मतलब ये मेल्ट नहीं होगा हाई टेम्परेचर में, उसी कंडीशन में रहेगा, तो इसे यूज़ किया जाएगा एज अ लुब्रिकेंट। ये फोर्थ यूज़ है। और फिफ्थ यूज़ इसका है, इट इज़ यूज्ड इन पेंट। इसे पेंट में भी ऐड किया जाता है। एंड इनेमल, इनेमल्स मतलब पेंट जैसे ही मटेरियल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ओपैक होते हैं ये मटेरियल। तो इन दोनों को क्या करना है, हाई टेम्परेचर, सनलाइट और केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। पेंट और इनेमल में अगर इसे यूज़ कर लिया सिलिकॉन को, तो इन पे हाई टेम्परेचर का, सनलाइट का और केमिकल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो लॉन्ग लास्टिंग पेंटिंग जो होती है उनमें सिलिकॉन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये 5 यूजेस है सिलिकॉन के, इसमें से कोई भी 4 याद रखो। इंसुलेटिंग मटेरियल इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स, यूज्ड एज अ सीलेंट, it is used as lubricant at high temperature, and it is mixed with the paint and enamel to make them resistant to high temperature, sunlight and chemicals. चलो अब हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ द सिलिकॉन। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, हाउ सिलिकॉन प्रिपेयर्ड, राइट देयर प्रॉपर्टीज। तो पहले प्रिपरेशन देखेंगे। अल्किल और अरिल सब्सटीट्यूएंट होता है, यहाँ पे मैंने अल्किल लिया है। अरिल मतलब क्या होगा, C6H5, बेंजीन रिंग को भी आप यूज़ कर सकते हो। सिलिकॉन क्लोराइड को यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। ओके, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RnSiCl4-N, जहाँ पे R क्या हो सकता है, अरिल और अल्किल ग्रुप हो सकता है, यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर। ओके, जो मिथिल क्लोराइड होता है वो क्या होगा, सिलिकॉन के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट एट द टेम्परेचर 573 केल्विन। यहाँ पे अलग अलग टाइप के मिथिल सब्सटीट्यूएंट बनते हैं, क्लोरोसिलिकेट, मिथिल क्लोरोसिलिकेट बनते हैं। MESiCl3 बनता है, Ma2SiCl2 बनता है, Ma3SiCl बनता है। तो मैंने यहाँ पे डाई वाला लिया है, तो डाई वाला बना है, ऐसा लिया है। ओके,
जो स्मॉल अमाउंट में बनता है Me4Si होता है। वो तो चारों पे बनते हैं, लेकिन मैंने डाई वाला लिया है जहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन के। तो यहाँ पे डाई मिथिल डाइक्लोरो सिलेन लिया है। ओके, उसका क्या होगा, ये जो होगा डाई मिथिल डाइक्लोरोसिलेन CH3 ट्वाइस SiCl2, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इल्ड होगा और यहाँ पे एक क्या होगा, हाइड्रोलिसिस से एक प्रोडक्ट बनेगा। तो उस प्रोडक्ट का नाम होगा डाईइथिल सिलेन डायोल। डायोल मतलब 2 क्या है यहाँ पे, अल्कोहल ग्रुप है। तो ये ऐसा एक जब बनता है तो ऐसे क्या है, नंबर ऑफ जब बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन की जाती है जहाँ पे वाटर क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। वाटर मतलब ये OH ग्रुप और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, और हमें यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा या ये पॉलीमर मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे, सिलिकॉन पॉलीमर। तो ये लार्ज चेन कंपाउंड होता है सिलिकॉन पॉलीमर। ये पॉलीमराइजेशन से मिलता है। कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, 2 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है एडिशन, दूसरा होता है कंडेंसिएशन। तो कंडेंसिएशन पॉलीमराइजेशन से ये सिलिकॉन पॉलीमर यहाँ पे बनेगा। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा सिलिकॉन पॉलीमर का वो कैसे होगा, तो देखो अच्छे से स्ट्रक्चर को आप लोगों को ड्रॉ करना है, 1-2 बार ड्रॉ करके देखो, एग्जाम में कभी कभी आता है। तो CH3Si CH3 यहाँ पे था ऑक्सीजन। ओके, यहाँ से जो लिंक हमने ब्रैकेट में अभी जो बनाया था उससे लिखा था, तो यहाँ पे होगा Si वापस CH3 ऑक्सीजन, यहाँ पे वापस CH3। तो ये ग्रुप मेनी टाइम प्रेजेंट होगा, n नंबर ऑफ टाइम ये प्रेजेंट होगा। वापस Si CH3 तो ये होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर। तो ये है सिलिकॉन पॉलीमर का स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है। ये जो बीच का ग्रुप है नंबर ऑफ टाइम से मतलब ये बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड है, ये यूनिट क्या होगा, रिपीट होगा अगेन एंड अगेन। तो इसे हम कहेंगे सिलिकॉन्स। ओके, अभी हमें देखने इसके प्रॉपर्टीज, यूजेस तो हम देख चुके हैं, प्रिपरेशन भी हम देख चुके हैं। अभी हमें देखने हैं कि इसके क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो प्रॉपर्टीज भी कभी कभी 2 मार्क के लिए आते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी इसका ये क्या होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा, पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। तो सिलिकॉन्स आर द वाटर रिपेलेंट। तो वाटर रिपेलेंट होंगे, पानी को दूर रखेंगे ये। दूसरा है इनकी क्या होती है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हाई थर्मल स्टेबिलिटी होगी, ज़्यादा टेम्परेचर का इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये मेल्ट नहीं होती। तीसरा होता है इनका क्या होता है, गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, मतलब क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। ओके, और इनकी चौथी प्रॉपर्टी होती है दे रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। तो रेजिस्ट करेंगे ऑक्सीडेशन में, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होंगे और किसी भी केमिकल के साथ ये रिएक्ट नहीं होते। तो रेजिस्टेंस होगा केमिकल और ऑक्सीडेशन, इसलिए पेंट और इनेमल में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये 4 क्या है, प्रॉपर्टीज है सिलिकॉन्स की। तो चलो तीसरा हमें देखना है अमोनिया NH3 प्रिपरेशन। अमोनिया प्रिपेयर करने के 3 मेथड है। पहली मेथड है अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर। दूसरी मेथड है लैबोरेटरी मेथड जो लैब में की जाती है। और तीसरी जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है हैबर्स प्रोसेस, आपने सुना होगा। तो हैबर्स प्रोसेस को भी यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहली प्रोसेस हम देख रहे हैं फ्रॉम नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर। जो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि यूरिया, ये यूरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट, जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा तो इसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। और ये अमोनिया एयर और सॉइल में होता है, बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो अमोनिया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन से होता है। तो यहाँ पे इसका यूरिया का डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, और ये कन्वर्ट होगा इनटू द NH4 ट्वाइस CO3। फिर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है जिसमें अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, फॉर्म होगा। ये तीनों कंबाइन होके वापस क्या है, इसे वापस बना सकते हैं। तो इसे कहेंगे द प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर। कभी कभी क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक
मैटर, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी। तो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर कौन होता है? यूरिया। एक्चुअल यूरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है? NH2 कार्बन डबल बॉन्ड O, NH2 ऐसे क्या होता है? यूरिया का स्ट्रक्चर होता है। तो यूरिया से इसे क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड मेथड देखो, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय लैबोरेटरी मेथड। कभी कभी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब लैबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो दो मेथड यहाँ पे यूज होते हैं। अमोनिया प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी स्केल बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा। तो अमोनियम के जो सॉल्ट है, पहला क्या है? अमोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर क्या बनते हैं? यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। तो अमोनिया लार्ज अमाउंट में मिलेगा। ये आप लैब में भी कर सकते हो, तो लैबोरेटरी मेथड है ये। ओके, दूसरा सॉल्ट कौन सा यूज किया है? अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, इसके साथ करोगे तो यहाँ पे भी अमोनिया प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट और वाटर क्या बनेंगे? बाय प्रोडक्ट। तो इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से, लैबोरेटरी मेथड से भी हम अमोनिया को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थे लैबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। थर्ड मेथड हमें देखनी है हैबर्स प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। आप स्कूल लेवल पे हैबर्स प्रोसेस देख चुके हो। तो लार्ज स्केल पे जब कमर्शियली अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्री में, तो हैबर्स प्रोसेस को यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल में। तो अमोनिया प्रिपेयर होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन। जिन साइंटिस्ट ने इसे किया था उनका नाम दिया है हैबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? ये जो डाई नाइट्रोजन होता है ये रिएक्ट होता है डाई हाइड्रोजन अंडर द हाई प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर कितना अप्लाई होता है? प्रेशर होता है 200 × 10⁵ पास्कल, मतलब अबाउट 200 ATM इतना प्रेशर क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। तो हाई प्रेशर में ये प्रोसेस होती है। और टेम्परेचर जो होता है ये हो गया प्रेशर, और टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है 700 केल्विन। इतना टेम्परेचर में अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। तो रिएक्शन क्या होगी देखो, N2 डाई नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, H2 डाई हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में यहाँ पे रिएक्शन होगी और अमोनिया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और अमोनिया यहाँ पे क्या होता है? फॉर्म होता है। आयरन ऑक्साइड विथ ट्रेस अमाउंट ऑफ, आयरन ऑक्साइड मतलब क्या है? FeO2। तो आयरन ऑक्साइड उसके साथ K2O Al2O3 को क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है एज ए कैटालिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस। मोस्टली FeO2 होता है, लेकिन ये भी स्मॉल अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं कैटालिस्ट, ताकि इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। हाई प्रेशर जब होता है तो जो क्या करता है? ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका रेट बढ़ाता है। मतलब ये अमोनिया को रिवर्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं होने देता अमोनिया के फॉर्म में, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर क्यों मेंटेन किया है? ताकि ये अमोनिया वापस क्या है? रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हैबर्स प्रोसेस। चलो प्रॉपर्टीज देखने हैं अभी हमें अमोनिया के। कौन से प्रॉपर्टीज है अमोनिया के? 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला कि अमोनिया एक कलरलेस गैस है, इसे कोई भी कलर नहीं है, एक कलरलेस गैस होगा। और इसका एक क्या होता है? पंजेंट ओडर होता है। पंजेंट ओडर मतलब फ्राइंग ओनियन का जैसे स्मेल होगा वैसे इसका स्मेल होता है पंजेंट, मतलब आपके नाक को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा। ओके, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 198.4 केल्विन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 239.7 केल्विन। ओके, और तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, मतलब पानी में इजीली क्या हो जाता है? ये डिजॉल्व हो जाता है। ओके, तो ये क्या है? अमोनिया के प्रॉपर्टीज है। लिकर अमोनिया क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द लिकर अमोनिया। तो बहुत बार आप लोग भी सुनोगे जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो लिकर अमोनिया होता है। तो लिकर अमोनिया होता क्या है? तो लिकर अमोनिया क्या होता है? ये कॉन्सनट्रेटेड क्या होता है? एक्वियस सॉल्यूशन होता है अमोनिया का, मतलब पानी में अमोनिया को डिसॉल्व किया है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो इसे क्या कहा जाता है? लिकर अमोनिया। तो कॉन्सनट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज अ लिकर अमोनिया।
तीसरा क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है, क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन अमोनिया हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो NH3 है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? तो अमोनिया क्या होता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होगा तो ये क्या होंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो ये अमोनिया क्या होता है, मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड टुगेदर द थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। देखो यहाँ पे 3 H है, जब दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं एक H लिख रही हूँ, तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है तब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जिन भी मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सच हाइड्रोजन बॉन्ड, सो अमोनिया हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहाँ वहाँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो अमोनिया के केस में भी वही होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसा होता है, व्हाई अमोनिया इज एक्वियस इन द बेसिक इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये बेसिक क्यों है नेचर में, इन एक्वियस, एक्वियस मतलब वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन होके इसका जो वाटर लिक्विड बनेगा वो बेसिक क्यों होगा। तो देखो क्या होगा, ये जो अमोनिया है जब भी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये डिजोल्व हो जाता है, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे वाटर में क्या फॉर्म होगा, NH4+ एंड OH-। तो OH- की वजह से क्या होता है, ये इसका जो सोल्यूशन होगा एक्वियस सोल्यूशन क्या होगा, नेचर में बेसिक होगा। तो अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड इट रेडिली फॉर्म द OH- आयन इन एक्वियस सोल्यूशन एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH- आयन, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये जो एक्वियस सोल्यूशन होगा अमोनिया का, ये क्या होगा, बेसिक होगा, या इसे अल्कलाइन भी कहा जाता है। तो ये सोल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन होगा। तो चलो आपके टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज, गिव द रिएक्शन सपोर्टिंग बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। तो ऐसी रिएक्शन बतानी है जो बेसिक नेचर जो है अमोनिया का उसे सपोर्ट करती है, मतलब उसे प्रूव करती है कि अमोनिया क्या है, नेचर में बेसिक है। तो कौन सी रिएक्शन है ऐसी, तो पहली रिएक्शन है कि NH3 की क्या होगा, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है, तो यहाँ पे बनता है NH4Cl। और जब इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ की जाती है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे बनता है NH4 इसे कहा जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो ये दोनों रिएक्शन यूज किए जाते हैं टू प्रूव द और सपोर्ट द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। तो फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ एसिड करस्पॉन्डिंग अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है। तो ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, और यहाँ पे भी सॉल्ट बन रहा है और यहाँ पे भी सॉल्ट बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन कब होगी, जब ये बेस होगा तब भी होगी। तो ये बेसिक के नेचर में एसिड के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, सॉल्ट। हमें पता है एसिड और बेस का प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो बेस होगा तभी तो सॉल्ट बनेगा। तो दोनों जगह पे ये सॉल्ट बना रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन सपोर्ट करते हैं कि अमोनिया क्या है, नेचर में बेसिक होगा। तो अभी हम एक केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखा कि बेसिक नेचर, ओके। दूसरा हमें देखना है, पूछा गया है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट विथ ZnSO4। ZnSO4 के साथ अगर एक्वियस सॉल्यूशन रिएक्ट होता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ZnSO4, इसे क्या कहा जाता है, जिंक सल्फेट कहा जाता है, ये NH4OH के साथ ये क्या हो गया, एक्वियस सॉल्यूशन है अमोनिया का, इसके साथ जब रिएक्ट होगा तो यहाँ पे फॉर्म होता है ZnOH2, इसे कहेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो ये एक वाइट PPT फॉर्म करेगा और उसके साथ क्या फॉर्म होता है यहाँ पे NH4SO4, ओके। तो ये रिएक्शन होगी ZnSO4 के साथ। जिंक सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक्वियस फॉर्म ऑफ अमोनिया क्या देता है, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है जिंक हाइड्रोक्साइड का, और अमोनियम सल्फेट को क्या करता है, सेपरेट करता है।
दूसरी रिएक्शन उन्होंने पूछी है कि एक्वियस जो सॉल्यूशन होगा अमोनिया का, उसकी FeCl3 के साथ कैसी रिएक्शन होगी। तो देखो क्या होगा, FeCl3 मतलब होता है फेरिक क्लोराइड, NH4OH मतलब क्या है, ये एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे फॉर्म होगा Fe2O3 X नंबर ऑफ H2O। ये ब्राउन पीपीटी होती है, तो ये भी एक प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट ब्राउन कलर का होगा, और इसके साथ NH4Cl क्या होता है यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसे अमोनियम क्लोराइड। ये प्रेसिपिटेट जो है ब्राउन कलर का, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। तो FeCl3 के साथ क्या रिएक्शन हुई, FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक्वियस फॉर्म ऑफ अमोनिया जब रिएक्ट होता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा फेरिक ऑक्साइड का, और अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, इससे सेपरेट होगा। नेक्स्ट है, यह अमोनिया होता है जो एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, अमोनिया इज गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो, अगर Cu2+ आयन है, इनकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, CuNH3 और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा 2+ आयन, और ये होता है डीप ब्लू कलर का। तो क्या हुआ, अमोनिया इस आयन के साथ रिएक्ट होके उसने क्या कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जो डीप ब्लू कलर का होगा। अगर AgCl और NH3 के रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होता है, ये अमोनिया है, NH3 मतलब, तो यहाँ पे बनता है AgNH3 ओके। और ये क्या होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, 12th में हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ये जो अमोनिया होगा, इसका क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्सिंग नेचर है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का नेचर अमोनिया के पास है। एक लिगैंड होता है, ये सेंट्रल मेटल आयन होगा, और उसके आजू बाजू में जो ग्रुप होते हैं उनको लिगैंड कहा जाता है। तो यह अमोनिया एक लिगैंड के तौर पर क्या होगा, एक्ट होगा। तो क्या है, यहाँ पे Cu2+ के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और अमोनिया पे हमेशा लोन पेयर होता है। तो यह अपना अमोनिया क्या करेगा, इस Cu2+ को अपने लोन पेयर दे देगा। यहाँ पे भी ये अपने लोन पेयर किसे दे देगा, सिल्वर को। तो क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन एटम पे होता है, वो कॉम्प्लेक्स मतलब ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने में हेल्प करता है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के पास डी ब्लॉक होता है, और डी ब्लॉक में ये अपने इलेक्ट्रॉन को डाल देता है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की इनकी एबिलिटी बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते। ओके, इसके साथ साथ ये जो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन, इनको यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ Cu2+ एंड Ag+ आयन। दिए हुए कंपाउंड में Cu2+ और Ag+ आयन प्रेजेंट है या नहीं है, वो जानने के लिए भी इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। तो दिए हुए सॉल्यूशन में अमोनिया को ऐड कर दिया, डीप ब्लू कलर आया, क्या इंडिकेट कर रहा है, Cu+ आयन प्रेजेंट है, Cu2+ आयन। अगर दिए हुए सॉल्यूशन में अमोनिया ऐड किया और कलरलेस सॉल्यूशन आया, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, Ag+ आयन क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। तो Cu2+ और Ag+ आयन के डिटेक्शन के लिए भी ये टेस्ट क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखो। श्रावणी वॉज परफॉर्मिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट टू एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। शी एडेड सिल्वर नाइट्रेट एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म। तो क्या किया श्रावणी ने, उसके पास एक कंपाउंड था, तो उसने क्या किया, उसमें सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमेशा AgCl का होता है, याद रखना है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसी में उसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो सॉल्यूशन क्लियर हो गया। हमें क्या करना है, कमेंट करना है ऑब्जर्वेशन पे, और केमिकल रिएक्शन लिखने इसमें जो इन्वॉल्व है वो। तो चलो, श्रावणी का एक्सपेरिमेंट हमें ही करना है अभी। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो मतलब क्या होगा, उसका जो केमिकल है उसमें NaCl होगा। जब उसने उसमें सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे AgCl फॉर्म हुआ, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, वाइट पीपीटी। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाएंगे। इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना सिल्वर
क्लोराइड का। फिर क्या किया उसने, ये जो सिल्वर क्लोराइड था, वाइट प्रेसिपिटेट था, उसमें उसने क्या ऐड कर दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते ही AgNH3 ट्वाइस Cl। अभी तो ये कॉम्प्लेक्स देखा हमने, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो गया, उसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया। ओके, तो मतलब उसके दिए हुए केमिकल में क्या प्रेजेंट था, NaCl प्रेजेंट था। तो समझ में आया है। श्रावणी परफॉर्मिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक प्रैक्टिकल कर रही है। एक्वेस सॉल्यूशन था उसके पास, तो एक्वेस सॉल्यूशन उसका होगा NaCl। जब उसने AgNO3 उस एक्वेस सॉल्यूशन में डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, और व्हाइट प्रेसिपिटेट में उसने जब क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो उसे कलरलेस मिला। तो यहाँ पे एक कलरलेस क्या है, यहाँ पे इसे कहा जाता है डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड। ये कलरलेस फॉर्म होता है, तो उसके केमिकल के ये रिएक्शन होंगे। चलो एप्लीकेशन या यूजेस देखने हमें अमोनिया के। अमोनिया कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहला है, अमोनिया को यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र कौन से होंगे, जैसे यूरिया होगा, उसके बाद डाई अमोनियम फॉस्फेट होगा, ये सारे फर्टिलाइज़र के नाम है। उसके बाद होगा अमोनियम नाइट्रेट होगा, अमोनियम नाइट्रेट होगा, इन सबको बनाने के लिए यूज़ होता है। अमोनियम सल्फेट होगा। तो ये सारे क्रॉप को यूज़ किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में अमोनिया को यूज़ किया जाता है। ये बहुत बड़ा यूज़ है। अमोनिया की ज़रूरत मतलब नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्लांट को। ओके, तो अमोनिया को यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। दूसरा है, ये जो होता है इसे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नाइट्रिक एसिड को प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में इसे यूज़ किया जाएगा। उसके बाद लिक्विड अमोनिया को यूज़ किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट जो होता है फ्रिज में, तो लिक्विड NH3 को वहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है चीज़ों को ठंडा रखने के लिए। ओके, ये एक लैबोरेटरी रिएजेंट है। आपके लैब में आप बहुत यूज़ करोगे अमोनिया को। लैबोरेटरी रिएजेंट है, सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज़ होता है इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोनों टाइप के एनालिसिस में इसे यूज़ किया जाता है लैबोरेटरी में। तो एक लैबोरेटरी रिएजेंट होगा। जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो तो आप एक रिएजेंट यूज़ करते हो जिसका नाम होता है नेस्लर्स रिएजेंट। उसके साथ अमोनिया रिएक्ट होता है। तो ये नेस्लर्स रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है बच्चों, तो Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, HgCl2 क्या होगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड। इन दोनों की रिएक्शन होके Hgi2 फॉर्म होता है, इसका नाम होगा मर्क्यूरिक आयोडाइड। और ट्वाइस ऑफ KCl क्या होगा, फॉर्म होगा, इसका नाम होगा पोटेशियम क्लोराइड। फिर सेकेंडली क्या होगा, ये जो ट्वाइस ऑफ Ki इसकी रिएक्शन Hgi2 मतलब इसमें और Ki को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बनता है K2Hgi4। ये क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट है। ओके, तो नेस्लर रिएजेंट को ऐसे प्रिपेयर, आपके लैब में सिर्फ बॉटल पे नाम लगाया होता है नेस्लर्स रिएजेंट, तो उसको प्रिपेयर करने की ये दो स्टेप है। Ki में AgCl2 ऐड करके ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिर प्रोडक्ट में वापस Ki को ऐड करके नेस्लर रिएजेंट बनता है। तो ये जो नेस्लर रिएजेंट होगा इसके साथ अमोनिया रिएक्ट होता है। तो कैसे रिएक्ट होगा, देखो K2Hgi4 जो होता है ये नेस्लर रिएजेंट है, इसके साथ अमोनिया एक्ट होगा। थोड़े से अमाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे KOH को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे फॉर्म होगा H2N HgO HgI, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसके साथ 7Ki सेपरेट होते हैं और ट्वाइस ऑफ H2O। तो ये ब्राउन कलर का PPT होता है। तो ब्राउन PPT क्या इंडिकेट करता है, अमोनिया प्रेजेंट है, और इसका नाम होगा, इसे कहा जाता है मिलन्स बेस। तो मिलन्स बेस होता है जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, मतलब नेस्लर रिएजेंट के साथ अमोनिया जब रिएक्ट होगा तो ब्राउन PPT बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, मिलन्स बेस कहा जाता है। तो ये नेस्लर रिएजेंट है और उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये आप लैब में करोगे ये रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ऐसी होती है, मिलन्स बेस बनता है जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होगा। किससे बनेगा ये, जब नेस्लर रिएजेंट अमोनिया के साथ रिएक्ट होगा तब ये बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसा भी क्वेश्चन होता है, आप लोग होमवर्क के लिए भी कर सकते हो, लेकिन देख लो। पहला क्या है, ये है कैलेमेनाइट सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये जब बॉईल होगा तब क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Na2B4O7, जिसे क्या कहा जाता है, बोरैक्स कहा जाता है। उसके साथ बनेगा NaBO2 कितना बनेगा, यहाँ पे 2 मोल बनेगा, और ट्वाइस ऑफ CaCO3 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ओके, सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये है यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्साइड और बोरिक अनहाइड्राइड, इससे बनेगा COBO2 ट्वाइस, इसका नाम होगा कोबाल्ट मेटाबोरेट, जो ब्लू क्या कहा जाता है, इसे बीड कहा जाता है। उसके बाद AgCl और ट्वाइस ऑफ NH3 के रिएक्शन से क्या बनेगा, यहाँ पे AgNH3 ट्वाइस Cl, ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। उसके बाद ZnSO4 और NH4OH से क्या बनेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे बनता है ZnOH ट्वाइस और NH4 ट्वाइस SO4, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और अमोनियम सल्फेट उसके साथ फॉर्म होगा। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन 2 स्टेप में पूछा है उन्होंने। पहली स्टेप है ट्वाइस ऑफ KiAgCl2 से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा AgI2 बनेगा, और ट्वाइस ऑफ KCl क्या होगा, सेपरेट होगा। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड, यहाँ पे मर्क्यूरिक आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड सेपरेट होगा। वापस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे क्या बनाएगा, K2HgI4, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेस्लर्स रिएजेंट, जो अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है और ब्राउन पीपीटी बनाता है, और उस ब्राउन पीपीटी का नाम क्या होता है, मिलन्स बेस। तो जितने भी क्वेश्चन थे एडिशनल, सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। सारे वीडियो देखने के बाद आप लोग ट्राई करोगे, एक्टिविटी को सॉल्व करो और अप्लाई योर नॉलेज करके जो दिया है बुक में उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करो। जल्दी हम लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको नोट्स बनाने खुद से, तो नोट्स बनाइए बच्चों। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।